फिल्म की शुरुआत एक छोटी लड़की से होती है जिसके पास एक असाधारण दिमाग है जो सेकंडों में जटिल गणितीय समस्याओं को हल कर सकती है और वह किसी भी संख्याओं की श्रृंखला को याद कर सकती है। उसकी याददाश्त बेहतरीन है। एक बार वह कोई संख्या देखती है तो वह उसे कभी नहीं भूलती। एक दोपहर जब वह अपने दोस्तों के साथ घर लौट रही होती है, कुछ आदमी अचानक उसे सड़क से खींच लेते हैं और उसे घसीटते हुए ले जाते हैं। उसे हान नामक एक क्रूर चीनी माफिया नेता के पास ले जाया जाता है जिसके पास उसे अपनी अनूठी क्षमताओं के लिए बड़ी योजना है। हान का आपराधिक साम्राज्य डिजिटल पद चिन्हों में डूबा हुआ है जिससे यह आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। पुलिस से बचने के लिए उसे किसी की जरूरत है जो उसकी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को पुराने तरीके से यानी दिमाग में स्टोर और प्रोसेस कर सके। मेई इसके लिए बिल्कुल सही है। शुरुआत में मेई सहयोग करने से इनकार कर देती है। वह सिर्फ एक बच्ची है और वह इसमें शामिल नहीं होना चाहती, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। एक भरोसेमंद गैंग मेंबर चोंग की देखरेख में उसे न्यूयॉर्क ले जाया जाता है और उसकी बेटी की तरह रहने के लिए मजबूर किया जाता है। वह सबकी नजरों के सामने रहते हुए भी छिपी रहती है और हान के आपराधिक साम्राज्य की एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली कड़ी बन जाती है। इस बीच न्यू जर्सी में ल्यूक, जो पहले एक पुलिस अधिकारी था और अब अंडरग्राउंड केज फाइटर बन चुका है, एक खतरनाक मुकाबले के बीच में होता है। यह लड़ाई पहले से तय होती है, उसे हारना चाहिए, लेकिन उसका स्वाभाविक लड़ाई कौशल जाग जाता है। वह गलती से एक जोरदार मुक्का मार देता है जिससे उसका प्रतिद्वंद्वी कोमा में चला जाता है। यह अप्रत्याशित जीत रूसी माफिया बॉस एमिल को लाखों डॉलर के सट्टे में नुकसान पहुंचाती है। ल्यूक को कुछ समझने का समय भी नहीं मिलता और उसे एहसास होता है कि अब वह बड़ी मुसीबत में है। एमिल सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं सहता, वह बदला भी लेता है। घबराया हुआ ल्यूक अपने घर की ओर भागता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। रूसी माफिया पहले ही वहां पहुंच चुका होता है। एमिल का बेरहम बेटा वासिले ल्यूक की गर्भवती पत्नी की हत्या कर चुका होता है। यह दुख ल्यूक को तोड़ देता है। उसके पास बदला लेने की ताकत और हुनर है, लेकिन वह कुछ नहीं करता। शायद यह सदमे की वजह से है या फिर यह सोचकर कि कुछ भी करके वह अपनी पत्नी को वापस नहीं ला सकता। गैंगस्टर उसे मारते नहीं, लेकिन उससे भी बुरा करते हैं। वे उसे धमकी देते हैं कि अगर वह किसी से भी बात करेगा या किसी के भी संपर्क में आएगा तो उसे भी यही अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब न उसके पास परिवार बचा है, न घर और न ही लड़ने की कोई वजह। वह गायब हो जाता है और न्यूयॉर्क की सड़कों पर बेघर भटकने लगता है। अगले 1 साल तक वह बस एक परछाई बनकर मैनहट्टन की गलियों में जीता है, उस इंसान से बिल्कुल अलग जो वह कभी था जबकि ल्यूक की दुनिया बर्बाद हो चुकी होती है। मेई की जिंदगी गैंग के साए में चलती रहती है। हर हफ्ते चोंग उसे चाइना टाउन ले जाता है जहां वह उनके कब्जे में मौजूद हर बिजनेस के पैसों का हिसाब याद रखती है। गैंग हर दुकान के मालिक से उनकी कमाई के हिसाब से पैसा वसूलता है और मेई की बेहतरीन याददाश्त यह सुनिश्चित करती है कि कोई उन्हें धोखा न दे। समय के साथ वह समझने लगती है कि ताकत और पैसा इस अंडरवर्ल्ड में कैसे चलते हैं। वह सिर्फ एक बच्ची है, लेकिन हान के लिए, हान के अपराधी साम्राज्य में मेई उसकी सबसे कीमती संपत्तियों में से एक है। दूसरी तरफ ल्यूक अपनी रातें एक गंदे और खतरनाक बेघर आश्रय में बिताता है जहां जिंदा रहना किस्मत की बात है। एक शाम वह एक आदमी से मिलता है जिसके पैर नंगे हैं और उनमें बुरी तरह से संक्रमण हो चुका है। ल्यूक को उस पर दया आती है और वह उसे अपने नए जूते दे देता है, लेकिन अगली सुबह जब ल्यूक जागता है तो देखता है कि वह आदमी मरा पड़ा है, उसका गला काट दिया गया है और जूते चोरी हो चुके हैं। यह फिर से उसे याद दिलाता है कि उसकी जिंदगी कितनी बेरहम और निर्दयी हो चुकी है। उधर शहर के दूसरी तरफ मेई को एक भयानक खबर मिलती है। चोंग के साथ काम करने वाली एक महिला आधी रात को उसे जगाती है और बताती है कि उसकी मां की चीन में मौत हो गई है। वह अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार थी और अब मेई सच में अकेली रह गई है। अगली सुबह हान पहली बार न्यूयॉर्क आता है जब से उसने मेई को वहां भेजा था। वह अपने साथ एक कागज की पर्ची लाता है जिस पर संख्याओं की एक श्रृंखला लिखी होती है। वह मेई को इसे याद करने का आदेश देता है। मेई सिर्फ 10 सेकंड में पूरी तरह से इसे अपने दिमाग में बिठा लेती है। जो भी इन संख्याओं का मतलब हो, हान उस कागज को मेई के सामने ही जलाकर राख कर देता है। अब सिर्फ मेई ही इस कोड को जानती है। चोंग तुरंत उसे एक दूसरी जगह ले जाने की तैयारी करता है जहां उसे एक और नंबरों का सेट याद करना होगा, लेकिन इससे पहले कि वे अपना काम पूरा कर पाते, रूसी माफिया उन पर हमला कर देता है। एमिल, वही गैंगस्टर जिसने ल्यूक की पत्नी की हत्या करवाई थी, इस हमले का नेतृत्व करता है। दोनों गैंग्स के बीच भारी गोलीबारी होती है, लेकिन जल्द ही चीनी गैंगस्टर हारने लगते हैं। रूसी माफिया मेई को उठा लेता है। अब वह उनकी कैद में है। इसी बीच ल्यूक की जिंदगी और भी खराब होती जा रही है। एक अजनबी उसका नाश्ते के लिए बचाया हुआ पैसा चुरा लेता है और वह फिर से खाली हाथ रह जाता है। भटकते हुए अचानक उसकी मुलाकात अपने पुराने साथी से होती है जब वह पुलिस में था। वह आदमी तुरंत उसे पहचान लेता है और कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर उसे एक सुनसान इमारत में घसीट ले जाता है। सालों पहले ल्यूक ने इन पुलिस वालों की गैंगस्टर्स के साथ की गई गंदी डील्स का पर्दाफाश किया था जिससे वे बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। उन्होंने यह बात अब तक नहीं भूली थी। वे ल्यूक को बेरहमी से पीटते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं कि वह अब किस हालत में आ गया है। ल्यूक लड़ाई नहीं करता, वह बस चुपचाप मार सहता रहता है। आखिरकार उनमें से एक उसे एक बंदूक फेंक कर देता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है, ये देखने के लिए कि क्या वह गुस्से में आकर कोई कदम उठाएगा। ल्यूक बंदूक को देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वह बस चुपचाप मुड़ता है और वहां से चला जाता है। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? उसी समय मेई को एमिल के सामने लाया जाता है। एमिल उससे कोड बताने की मांग करता है। तभी मेई को समझ आता है कि वह महिला जिसने उसे उसकी मां की मौत की खबर दी थी
शुरू से ही एमिल के लिए काम कर रही थी। यह विश्वासघात चुभता है, लेकिन मेई घबराती नहीं। वह महिला उसे कोड बताने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन मेई शांत रहते हुए उससे कहती है कि वह अब मरने वाली है। एक पल बाद ही रूसी माफिया बिना किसी झिझक के उस महिला को मार देता है। वह अब उनके लिए बेकार हो चुकी थी। मेई जानती है कि अगर उसने कुछ भी कहा तो अगली बारी उसकी होगी, इसलिए वह चुप रहती है। तभी कैप्टन वुल्फ, जो एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी और ल्यूक का पुराना साथी है, माफिया के ठिकाने पर धावा बोलता है। कैप्टन वुल्फ कानून लागू करने नहीं आया है, बल्कि हान के आदेश पर यहाँ है। एमिल, जो हमेशा सौदेबाजी में माहिर होता है, तुरंत वुल्फ को चीनी माफिया से मिलने वाले पैसे से दोगुना देने का ऑफर देता है। वुल्फ बिना सोचे समझे रिश्वत ले लेता है और वहां से चला जाता है, लेकिन जब तक वह इमारत से बाहर निकलता है, मेई पहले ही वहां से गायब हो चुकी होती है। अब दोनों गैंग्स, रूसी और चीनी, समझ जाते हैं कि वह लापता है और उसे ढूंढने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वे उसे पहले पकड़ने की कोशिश में लग जाते हैं। इसी बीच मेई किसी तरह सबवे स्टेशन तक पहुंच जाती है। वहां ल्यूक प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा होता है, खोए हुए ख्यालों में डूबा हुआ। वह आखिरी कदम बढ़ाने ही वाला होता है कि उसकी नजर डर से भरी एक छोटी बच्ची की आंखों से मिलती है। 1 साल बाद पहली बार ल्यूक के अंदर कुछ जागता है। वह मेई की आंखों में डर देखता है, जिस तरह से वह किसी से भाग रही है। फिर उसकी नजर उन लोगों पर पड़ती है, वही रूसी गैंगस्टर जिन्होंने उसकी पत्नी को मारा था। अब वे मेई के पीछे हैं। मेई भागने की कोशिश में एक तेजी से चलती मेट्रो ट्रेन में कूद जाती है, लेकिन आखिरी पल में गैंगस्टर उसे देख लेते हैं और ट्रेन में चढ़ जाते हैं। बिना कुछ सोचे ल्यूक भी चलती ट्रेन को पकड़ लेता है। अब वह उसे बचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक एक करके वह रूसी गैंगस्टरों को खत्म कर देता है, पूरी ताकत और बेरहमी से। उनमें से एक, जो जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है, ल्यूक को पहचान लेता है। ये वही आदमी है जिसे हमने 1 साल पहले पीटा था। वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। तुम कूड़ा उठाने वाले हो? मैंने कभी कूड़ा नहीं उठाया, उसे खत्म किया था। वही टूटा फूटा आदमी जिसे उन्होंने 1 साल पहले मारा पीटा था, अब उनके लोगों को बेरहमी से खत्म कर रहा था, जैसे उसे कोई रोक नहीं सकता। इससे पहले कि उसे कोई जवाब मिले, ल्यूक उसे खत्म कर देता है। आखिरकार ल्यूक मेई तक पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, मेट्रो अगले स्टेशन पर रुक जाती है। घबराई हुई मेई तेजी से भीड़ में गायब हो जाती है। उसके लिए ल्यूक भी बस एक और आदमी है जो उसका पीछा कर रहा है। ल्यूक उसे खोजने की कोशिश करता है, तभी वह पुलिस रेडियो पर एक इमरजेंसी अलर्ट सुनता है। संदेश साफ था, पुलिस भी उसी लड़की को ढूंढ रही थी, लेकिन ल्यूक जानता था कि विभाग में कितनी गहरी भ्रष्टाचार फैली है। वे उसे सुरक्षित जगह नहीं ले जाएंगे, वे उसे सीधा माफिया के हवाले कर देंगे। कुछ ही दूरी पर वही 2 भ्रष्ट पुलिस वाले जिन्होंने ल्यूक को पहले पीटा था, मेई को देख लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे उसे ले जा पाते, ल्यूक वहां पहुंच जाता है। इस बार वह चुप नहीं रहता। कुछ ही सेकंड में वह दोनों पुलिस वालों को गिरा देता है। अब यह साफ हो जाता है कि पहले वह सिर्फ इसलिए चुप था क्योंकि उसने खुद ऐसा चाहा था। मेई अब भी उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं थी, लेकिन तभी रूसी माफिया वहां पहुंच जाता है। उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। वह ल्यूक की कार में कूद जाती है और एक पल में ही वे ल्यूक और मेई मैनहट्टन की सड़कों पर तेज रफ्तार से भाग रहे हैं। उनके पीछे रूसी गैंगस्टरों का एक पूरा झुंड लगा हुआ है। ल्यूक सभी रूसी गुंडों को खत्म कर देता है, उनके बटुए लूटता है और फिर खुद और मेई के लिए एक 5 सितारा होटल बुक करता है। दूसरी तरफ कैप्टन वुल्फ को मेई के अपहरण की खबर मिलती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यह माफिया नहीं बल्कि ल्यूक था, तो वह हैरान रह जाता है। सालों से गायब रहने के बाद ल्यूक अचानक बड़े कदम उठा रहा था और कैप्टन को बिल्कुल नहीं पता कि वह क्या करने वाला है। इसी बीच होटल के शानदार स्वीट में मेई धीरे धीरे ल्यूक पर भरोसा करने लगती है। वह आखिरकार उन नंबरों के बारे में बताती है जो उसने याद किए थे। ल्यूक नंबरों को देखता है और समझ जाता है कि यह किसी तिजोरी सेफ का कोड है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। रूसी माफिया के हमले से पहले मेई को एक और सेट नंबर याद करने थे। इसका मतलब है कि 2 तिजोरियां हैं और दोनों में कुछ बहुत कीमती चीजें छिपी हुई हैं। चीनी माफिया जो भी व्यापार कर रही है वह बहुत बड़ा होना चाहिए। इससे पहले कि ल्यूक और मेई इसका पता लगा पाते, चोंग मेई के फोन में छिपे ट्रैकर से उसका पता लगा लेता है। वह अपने लोगों के साथ होटल पर हमला कर देता है। हर तरफ गोलियां चलने लगती हैं, मेहमान डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। ल्यूक हमलावरों से लड़ता है, लेकिन इस अफरा तफरी में वह मेई से बिछड़ जाता है। चोंग उसे पकड़ लेता है, जबकि ल्यूक किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब होता है। अब वह जानता है कि उसे ल्यूक मेई को नहीं छोड़ सकता, इसलिए वह एक योजना बनाता है। एक चुराए हुए फोन का इस्तेमाल करके वह वासिली को कॉल करता है, वही आदमी जिसने उसकी पत्नी को मारा था। खुद को एक रूसी गैंगस्टर बताकर ल्यूक दावा करता है कि उसके पास उस तिजोरी सेफ का कोड है जिसका सबको इंतजार था। वासिली, जो खुद को ताकतवर बनाना चाहता है, इस झांसे में आ जाता है और ल्यूक को एक कैसीनो में मिलने के लिए बुलाता है। दूसरी तरफ शहर का मेयर कैप्टन वुल्फ को अपने ऑफिस बुलाता है। असल में मेयर और उसका बॉयफ्रेंड एलेक्स भी इस भ्रष्ट दुनिया का हिस्सा है। जब वे हाल ही में हुई गोलीबारी पर चर्चा कर रहे होते हैं, तब एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। ल्यूक सिर्फ एक साधारण पुलिस वाला नहीं था, वह 9/12 के बाद CIA का एक गुप्त एजेंट था, जिसे NPD में घुसपैठ करके अपराधियों को खत्म करने की जिम्मेदारी दी गई थी। उसका पुराना साथी एलेक्स भी इस मिशन का हिस्सा था, लेकिन उसने दूसरा रास्ता चुना। जब ल्यूक ने कैप्टन वुल्फ की गंदे कामों की पोल खोली, तो वह पुलिस छोड़कर चला गया, लेकिन एलेक्स वहीं रुका रहा और राजनीतिक सीढ़ियों पर चढ़ता गया, मेयर को बहकाकर सत्ता हासिल करता रहा। अब जब ल्यूक फिर से मैदान में उतर आया है, तो कैप्टन को एहसास होता है कि उसने ल्यूक को बहुत कम आंका था। जिस आदमी को वह एक हारा हुआ बेकार
हर इंसान समझ रहा था वही अब तक का सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। जब मेयर को पता चलता है कि ल्यूक और मेई एक साथ हैं, तो वह डर से घबरा जाता है। उसकी प्रतिक्रिया बताती है कि उसे तिजोरियों के बारे में कुछ पता है और वहां कुछ ऐसा छुपा है तिजोरियां और उनमें क्या है ये जानना जरूरी है। उसी बीच मेई को हान के पास वापस ले जाया जाता है। हान पूछता है कि क्या उसने कोई कोड किसी से साझा किया। मेई झूठ बोलकर कहती है कि उसने अंग्रेजी नहीं समझा, जैसे कि उसने ऐसा कभी न किया हो। उसी समय चांगन एलेक्स को कॉल करता है और पुष्टि करता है कि उनके पास लड़की है और डील आगे बढ़ सकती है। पता चलता है कि चीनी माफिया का व्यापारिक साझेदार कोई आम आदमी नहीं है, वह तो मेयर और उसका भ्रष्ट बॉयफ्रेंड एलेक्स है। वे दोनों अपने तिजोरियों के अज्ञात सामग्री पर दाम लगा रहे हैं, जैसे कि वे ऊंचे दाम वाले रहस्यमय बॉक्स हों। इसी बीच ल्यूक कैसीनो में प्रवेश करता है, सीधे दुश्मन के इलाके में। लेकिन वह यहाँ बातचीत करने नहीं आया है। वह वासिली के लोगों पर अचानक हमला करता है, उन्हें बंदूक की नोक पर बंधक बना लेता है। वह उन्हें अपने बॉस एमिल के खिलाफ दबाव बनाने के लिए उपयोग करने की तैयारी करता है। हालात पलट जाते हैं और ल्यूक पूरे खेल पर नियंत्रण लेने वाला है। ल्यूक एमिल को फोन करता है और उसे मुश्किल में डाल देता है, उसके बेटे की जान के बदले में सच बताने के लिए। एमिल वासिली की किस्मत को जोखिम में डालने से नाखुश होकर सब कुछ बता देता है। चीनी गैंग की तिजोरी में $30 मिलियन नकद है, जबकि मेयर की तिजोरी में दूसरे तिजोरी में कुछ ऐसा है जो उतना ही कीमती है। व्यापार बहुत सरल होना चाहिए था, पैसे के बदले में दूसरा तिजोरी का सामान। लेकिन जब रूसी घुस आए और मेई को ले गए तो सौदा बिगड़ गया। अब जब चीनी ने मेई को वापस ले लिया है तो व्यापार फिर से चालू हो गया है। चांग एलेक्स से मिलने और सौदे को अंतिम रूप देने की तैयारी करता है, जिसका मतलब है कि ल्यूक के पास उन्हें रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे सौदे से पहले $30 मिलियन तक पहुंचना होगा। समस्या यह है कि तिजोरी चाइना टाउन के अंदर गहराई में छिपी हुई है और उसे शहर के सबसे खतरनाक चीनी गैंगस्टरों द्वारा पहरा दिया जा रहा है। ल्यूक जानता है कि वह अकेले यह काम नहीं कर सकता, इसलिए वह अपने पुराने भ्रष्ट पुलिस साथियों की ओर मुड़ता है। वे मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ पैसे के लालच के कारण, क्योंकि लालच एक शक्तिशाली प्रेरक है साथ में, वे उस ठिकाने पर धावा बोलते हैं और पूरी तरह से युद्ध छेड़ देते हैं। गैंगस्टर और पुलिस वाले एक एक करके गिर जाते हैं, लेकिन ल्यूक अराजकता के बीच भी आगे बढ़ता रहता है। जब वे तिजोरी तक पहुंचते हैं तो अधिकांश साथी मर चुके होते हैं, लेकिन ल्यूक बचा रहता है क्योंकि उसके पास अभी भी अधूरे काम है। जब वह अंत में तिजोरी खोलता है तो वह पुलिस पर वार कर देता है और उन्हें गोली मार देता है, इससे पहले कि वे उसे धोखा दे सकें। केवल वासिली और कैप्टन वुल्फ बचते हैं, जिन्हें वह पैसे सुरक्षित करने के बाद बंधक बना लेता है। फिर ल्यूक सीधे मेयर की तरफ बढ़ता है। रास्ते में जब वह ऑफिस जा रहा था, उसने एलेक्स को फोन किया। अब स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हुए उसने पूछा कि दूसरी तिजोरी के अंदर क्या है, और एलेक्स के पास और कोई विकल्प नहीं था कि वह मान जाए। सच्चाई अपेक्षा से भी खराब निकली। उस तिजोरी में एक हार्ड ड्राइव थी जिसमें न्यूयॉर्क के हर बड़े अपराध संगठन की जानकारी थी। मेयर की योजना थी कि वह इसे चीनी लोगों को बेचे, $30 मिलियन कमाए और गैंग्स को एक दूसरे से लड़वाने दे। एलेक्स को इस सौदे को पूरा करना था, लेकिन अब जब पैसे ल्यूक के पास हैं, सब कुछ बिगड़ रहा है। अपने पास कोई और विकल्प न बचने पर एलेक्स ने अपना खेल बदल दिया। चीनी लोगों के पास जाने के बजाय उसने चांग और उसके गुंडों को मार डाला और फिर मेई को लेकर ल्यूक से मिलने चला गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में एक प्यारा सा मैसेज छोड़ देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।